चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, एक ऐसे शहर की कहानी में जो अपने वक्त से सदियों, शायद हजारों साल आगे था। ये कहानी है मोहनजोदड़ो की, एक ऐसा नाम जिसमें आज भी रहस्य और हैरानी दोनों छिपे हैं। तो आइए इस प्राचीन महानगर के खंडहरों की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए 4,500 साल पहले का वक्त, जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे और दुनिया की ज्यादातर आबादी छोटे छोटे गांव और कबीलों में रहती थी। उस वक्त यहाँ सिंधु नदी के किनारे एक पूरा का पूरा महानगर धड़क रहा था। ये अपने आप में ही एक चौंका देने वाली बात है ना? देखिए, इस शहर के नाम में ही एक अजीब सी पहेली है, मोहनजोदड़ो। इसका मतलब है मृतकों का टीला। नाम सुनकर लगता है कोई डरावनी वीरान जगह होगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। ये एक जीता जागता, बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड शहर था। तो फिर ऐसा नाम क्यों? यही वो सवाल है जो हमें इस शहर के रहस्यों की गहराई में खींचता है। कमाल की बात यह है कि यह शहर हजारों साल तक बस जमीन के नीचे दफन रहा, गुमनाम। फिर 1922 में एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट राखाल दास बनर्जी ने इसे फिर से खोज निकाला और उसके बाद जो खुदाई हुई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इतिहासकारों को अपनी किताबें फिर से लिखनी पड़ गईं। तो चलिए अब पहले रहस्य पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या था इस शहर में? वो थी इसकी अविश्वसनीय शहरी प्लानिंग, एक ऐसा डिजाइन जिसने इसे अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार बना दिया। इस शहर की जो सबसे बड़ी जीनियस चीज थी वो थी इसका लेआउट। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी या बेतरतीब नहीं थीं, नहीं, वो एक ग्रिड की तरह बिछी थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहर दिखते हैं। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, ये एक सबूत था कि वो समाज कितना डिसिप्लिन्ड और कितना प्लान करके चलता था। और जरा ये डिटेल्स देखिए, ये तो और भी कमाल की हैं। एकदम सीधी सड़कें जो परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर कटती थीं, ढकी हुई नालियां, मतलब उस जमाने में भी साफ सफाई का इतना ध्यान। और तो और हर घर में अपना कुआं और अपना बाथरूम था। ये सब उस दौर में हो रहा था जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि 4,500 साल पहले वहां नागरिक सुविधाओं का वो लेवल था जिसे पाने के लिए आज भी दुनिया के कई शहर स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग सिर्फ इमारतें नहीं बना रहे थे, वो एक बेहतर जिंदगी का सिस्टम बना रहे थे। और फिर आता है शहर का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर, द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, इसकी बनावट, जिस तरह से ईंटों को जोड़ा गया था ताकि पानी जरा भी ना रिसे, वो उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का एक बेहतरीन नमूना है। माना जाता है कि ये उनकी कम्युनिटी लाइफ का और शायद कुछ धार्मिक रीति रिवाजों का सेंटर पॉइंट था। ठीक है, शहर की बनावट तो कमाल थी, लेकिन इन दीवारों के अंदर जो लोग रहते थे वो कौन थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कई मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। वो बेहतरीन किसान थे, शानदार कारीगर थे और पशुपालन भी करते थे। लेकिन वो सिर्फ अपने लिए ही चीजें नहीं बना रहे थे। उनकी सोच, उनका नजरिया इससे कहीं ज्यादा बड़ा था, ग्लोबल था। सबूत बताते हैं कि ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। अरे इनके व्यापार के रास्ते हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यता तक जाते थे। इसका मतलब साफ है कि उनके पास समंदर के रास्ते लंबी यात्रा करने और कॉम्प्लेक्स ट्रेड को संभालने की टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों थे। वो कांस्य युग के एक ग्लोबल प्लेयर थे। और खुदाई में जो चीजें मिली वो उनकी कला और संस्कृति की कहानी कहती हैं। वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति उनके मेटल वर्क की मास्टरी दिखाती है। तो वहीं बच्चों के खिलौने, खूबसूरत मनके और गहने, ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करते हैं जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को खूबसूरती से जीने में विश्वास रखता था। लेकिन इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद भी मोहनजोदड़ो कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, ऐसी पहेलियां जिन्हें आज तक कोई भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े, इतने व्यवस्थित शहर को चला कौन रहा था? क्या कोई राजा था या कुछ पुजारी थे? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है। और यहीं पर यह कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के उलट यहाँ ना तो कोई आलीशान शाही महल मिला है, ना ही किसी राजा की बड़ी बड़ी मूर्तियां और ना ही कोई भव्य मंदिर। पावर दिखाने वाले वो सारे निशान जो हम हर पुरानी सभ्यता में देखते हैं वो यहाँ से गायब हैं।
सबूतों की ये कमी हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी संभावना की तरफ ले जाती है। क्या ये मुमकिन है कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा समाज था जो बराबरी पर चलता था, जहां कोई एक राजा नहीं बल्कि सब मिलकर फैसले लेते थे? अगर ये सच है तो ये सोच अपने समय से हजारों साल आगे थी। अब आती है दूसरी बड़ी पहेली, उनकी भाषा। वो लिखते तो जरूर थे, लेकिन वो क्या लिखते थे? उनकी जो लिपि है, जो हजारों छोटी छोटी मोहरों पर खुदी हुई मिली है, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। ये एक ऐसे ताले की तरह है जिसकी चाबी कहीं खो गई है, और इसी वजह से हम उनकी कहानियों को, उनके विश्वासों को, उनकी अपनी जुबानी कभी नहीं सुन सकते। और अब हम आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। एक शहर जो इतना एडवांस था, इतना ऑर्गेनाइज्ड, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? वो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट कैसे गया? आज की रिसर्च ये बताती है कि इस शहर का अंत किसी एक बड़ी तबाही से नहीं हुआ। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत धीमी और शायद दर्दनाक प्रक्रिया थी, जिसमें ये महान शहर धीरे धीरे साल दर साल वीरान होता चला गया। इतिहासकारों ने कई सुरागों को जोड़ा है। हो सकता है सिंधु नदी की बाढ़ ने जीना मुश्किल कर दिया हो, ये भी हो सकता है कि नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया हो और शहर पानी के लिए तरस गया हो। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी वजह हो सकती है जिससे खेती बर्बाद हो गई हो, या शायद उन्होंने अपने आसपास के जंगल और रिसोर्स खत्म कर दिए। हो सकता है इन सब का मिला जुला असर हुआ हो। तो मोहनजोदड़ो के इन खंडहरों की ये पूरी यात्रा हमें आज क्या सिखाती है? क्यों 4,500 साल पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए ज़रूरी है? मोहनजोदड़ो की कहानी में हमारे लिए बहुत गहरे सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी समाज की असली ताकत बड़े बड़े महलों या हथियारों में नहीं, बल्कि अच्छी प्लानिंग, आपसी सहयोग और सबकी सेहत में होती है। और ये एक चेतावनी भी है कि कोई भी सभ्यता कितनी ही महान क्यों ना हो, अगर वो प्रकृति का सम्मान नहीं करती तो उसका पतन तय है। और अंत में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। मोहनजोदड़ो की कहानी ये याद दिलाती है कि सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम अपने शहरों और अपने दुनिया को उन ताकतों से बचाने के लिए आज वो सब कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन उस महान शहर को वीरान कर दिया था।